individual problems regarding the previous games or whatever you have. तो फर्स्ट गेम से लेके थर्ड गेम, फाउंडेशन की थर्ड फोर्थ गेम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सेट्स के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, सेट्स वाली गेम जो है ना, उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि गेम 1 का पीसीके का 6th एंड 7th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन। ठीक है जी, गेम 1 क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा देखते जाओ एक एक करके, जो आपके इश्यूज हैं उसको मैं टेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। गेम 1 की बात कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं पहले। हाँ, मैं लिख ले रहा हूं एक जगह पर, गेम 1 का क्वेश्चन नंबर 17 और गेम 1 के पीसी के का आपने बोला क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। नमन सेट्स की बात कर रहे हो बेटा? ओके 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 ओके, गेम 1 सेट्स की बात कर रहे थे। एनीवे, इसके अलावा किसी ने और जो क्वेश्चन पूछा? दीक्षांत, गेम वन तुम्हारी जो है सेट्स की बात कर रहे हो या फाउंडेशन की? फाउंडेशन। तो गेम 1 फाउंडेशन की भी बात हो रही है यहां पर। गेम 1 फाउंडेशन में तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 7, 10, 16। ओके, सेट्स का पीसीके, सेट्स पीसीके में आपने अथर्व आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6। 2, 3 एंड 5। हर्षित ने बोला गेम 5 क्वेश्चन नंबर 2, फाउंडेशन का गेम 5 क्वेश्चन नंबर 2। ओके ठीक है, पहले इसको टेकअप कर लेते हैं, फिर अगर स्पेसिफिक और डाउट होगा तो देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे गेम 1 फाउंडेशन का। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आप गेम को कैसे करते हो? बिकॉज गेम हमने ऐप के ऊपर में अपलोड कर दिया या मान लो आपके ग्रुप के ऊपर डाल दिया, तो फिर आप उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालते हो कि नहीं? इट इज एडवाइज्ड दैट जो भी गेम्स आपको दी जा रही हैं, दे आर दी असाइनमेंट्स। हाँ यस, उसका प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल रखो और उस फाइल में रखो। आ रहा हो बेटा, फाइल करो, सारी गेम्स को एक फाइल करो और सो दैट उसको आप फिजिकली अच्छे से कर सको। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं अवेलेबल है तो ठीक है, आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में लेके आप स्क्रीन पर ही करने की कोशिश करो। ओके भूमिका, आई जस्ट अपलोड द गेम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ठीक है ठीक है। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप ऐप को इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको जो टेस्ट वगैरह है ना, सारे जो है ऐप पर मिलेंगे, तो ऐप को इस्तेमाल करो। बट मैं साइड बाय साइड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, डोंट वरी। सो गेम 1 फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा पार्ट? दीक्षांत,
दीक्षांत ने तो सेट्स का, दीक्षांत फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने पूछा गेम 1, उसका कौन सा पार्ट पूछा? देयर आर 3 पार्ट्स इन दैट क्वेश्चन। अच्छा, गेम 2 पूछा आपने। गेम 2 का आपने पूछा 7, 10, 16। ओके ओके ओके, गेम 2 लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है जी। गेम 2 फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 एंड ऑफ द सेम फॉर्म इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म दिस। मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुका हूं। देखो, let P1 and P2 be two prime numbers. P1 is a prime number of the type 6k plus 5 and P2 is also prime number of the type 6k plus 5. 6k plus 5 means if you divide by 6, remainder is 5 and both are prime. Then P1 into P2, taking the product of these two prime numbers, I will get 6k plus 5 multiplied by 6k plus 5. So you multiply this 6k will multiply to all. So 6k into 6k plus 5 plus 5 into 6k plus 25. 6k plus 1 बोला तो ओके ओके ओके, 6k plus 1 है तो और आसान है जी। 6k plus 5 विल बी 6k minus 1 टाइप, तो यहाँ पर हमें 6k plus 1 टाइप लेना है, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया एज पर दी क्वेश्चन। यहाँ भी 6k plus 1 है, यहाँ भी 6k plus 1 है, तो यहाँ पर हमारा जहां जहां चेंजेस किए वो चेंजेस मैं यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दे रहा हूँ। 6k इंटू 6k plus 1 प्लस 1 इंटू 6k plus 5, तो आ जाएगा 6k plus 5। सिक्स के प्लस 1 यहाँ हो गया और यहाँ पर भी 6k plus 1 हो गया। अब जरा मल्टीप्लाई कर देखो, ये पूरे प्रोडक्ट में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन लिया तो आया तुम्हारा k मल्टीप्लाइड बाई 6k plus 1, तो आप 6k स्क्वायर प्लस k लिख सकते हो। और यहाँ पर ये 6k है और यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 है। अब ये दोनों में 6 कॉमन है, तो आप 6 फर्दर कॉमन ले लो, तो 6 टाइम्स आ गया 6k स्क्वायर प्लस k मीन्स 2k भी लिख सकते हो एंड प्लस 1। और ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है ना, ये पूरी इंटीजर है, ये क्वांटिटी इंटीजर है, तो ये भी किस फॉर्म का नंबर हुआ? ये नंबर भी अगर आप ध्यान से देखो कि किस फॉर्म की नंबर हुई, ये भी 6k plus 1 टाइप की नंबर हुई थी। इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ये पूरी नंबर को लैम्डा को इंटीजर मान लो प्लस 1, y इंटीजर बिकॉज k इंटीजर है, तो 6k स्क्वायर प्लस k सारा इंटीजर होगा। तो जब दो इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर फॉर्म हो रही है वो भी उसी फॉर्म की नंबर है, यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपने बोला 10 and 16, 10th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं कर चुका था। 10th क्वेश्चन क्लास में अलग से मैं डिस्कस कर लूं, ज्यादा बेटर होगा आपसे, क्लास के बाद मैं बोलता हूं उसको करो। डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि अगर किसी प्राइम नंबर p को, p इज प्राइम है मान लो, और p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और ऐसे किसी प्राइम को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, प्राइम नंबर एक इंटीजर है और इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि यू विल गेट अ क्वोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r, वेयर r will vary from 0 to
4। r एक इंटीजर है और r 0 से 4 वेरी करेगा, तो हमारे पास प्राइम नंबर p की 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं। कौन कौन सी? r इक्वल टू 0 अगर हुआ, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये नंबर 4q हो जाएगी। अगर r 1 हो गया तो ये नंबर 4q प्लस 1 होगी। r इक्वल टू 2, यहां से ये इस नंबर की बात हो रही, p की बात हो रही, p की, ये आ जाएगा 4q प्लस 2। और अगर r 3 हो गया तो ये नंबर होगी 4q प्लस 3। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो यस बोलो। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप यस बोलेंगे। ओके, सो बिकॉज p इज अ प्राइम नंबर, है ना, and prime number cannot have any other prime factor into it. So 4q is divisible by 2 and it is not 2, actually it is greater than 2. So being an even number greater than 2, it is not a prime number. So it is ruled out. 4q plus 2 can be written as twice of 2q plus 1. It is also not a prime number. So these two numbers are striked off. Two forms are not valid because p is a prime number and therefore p will be of the form क्या 4q plus 1 or 4q plus 3। यही प्रूफ करना था आपको। प्रूफ करना था कि अगर p एक प्राइम नंबर है, इट इज लार्जर देन 2, देन शो दैट इट कैन ऑलवेज बी रिटेन इन द फॉर्म 4k plus 1 और 4k plus 3। फिर इसका सेकेंड पार्ट था, बट एवरी नंबर ऑफ दिस फॉर्म नीड नॉट रिप्रेजेंट अ प्राइम नंबर। तो अगर p प्राइम है तो p या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, बट कन्वर्स वैलिड नहीं है। ऐसी हर नंबर, इन दोनों फॉर्म के हर एक नंबर प्राइम है ये गारंटीड नहीं है। जरा देखते हैं कि इस फॉर्म की नंबर होती कैसी है। 4q प्लस 1 का मतलब क्या है? 1। q की वैल्यू, q को इंटीजर वैल्यू देते जाओ, q की इंटीजर वैल्यू असाइन करते जाओ और देखते जाओ कि क्या क्या नंबर इस कैटेगरी में लाई करती हैं, है ना। तो चलो 4q प्लस 1 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 21 हो सकता है। अब आप खुद देखो, 1 तो छोड़ ही दो, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये प्राइम है, ये नाइदर, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये दोनों तो जो प्राइम है उसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये भी प्राइम है, बट ये कंपोजिट है ना। तो ये 9 कंपोजिट है, 21 कंपोजिट है। इसका मतलब है कि 4q प्लस 1 टाइप की हर एक नंबर प्राइम नंबर नहीं होती है। कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो या तो 4q प्लस 1 टाइप का होगा या 4q प्लस 3 टाइप का होगा, प्रोवाइडेड p इज ग्रेटर देन 2। बट इसका कन्वर्स वैलिड नहीं है। एवरी नंबर विच इज आइदर 4q प्लस 1 टाइप और 4q प्लस 3 टाइप विल नॉट ऑलवेज प्राइम। यहां पर भी देख लो, दूसरे केस में पहली नंबर 3 आएगी, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 27 आएगा। इसमें बहुत सारे हैं जो नॉन प्राइम है, 15 नॉन प्राइम है, 27 नॉन प्राइम है, एक्सेट्रा। इसके बाद आपने क्वेश्चन बोला 16 हो गया, सेम क्वेश्चन है। तो गेम 2 के डाउट्स हो गए आपके। गेम 2 के डाउट हो गए। अब आ जाओ जी गेम 1 सेट्स। गेम 5 की बात कर रहे थे, गेम 1 सेट्स पे आओ, या पहले इसी का गेम 5 भी देख लो। गेम 5 में आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब फिर से मैं एक आपसे आपका पोल ले रहा हूं, आपका ओपिनियन ले रहा हूं, कितने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, एक नोट करके सभी बच्चे लिखो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस
एंड इक्वेशंस। मैं जो बताऊंगा बहुत सारी बातें हो सकता है आप 11th में 10th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक रिकैप हो जाएगा और बहुत यूजफुल है ये जो कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सिंपल बट हाईली यूजफुल। आप सभी को पता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मतलब मैं पॉलिनोमियल टाइप के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट कुछ भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए जब मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। और जब इसी एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो वो हो जाता है इक्वेशन। इतनी बात तो आपको पता है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसा एक्सप्रेशन बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेट डिनोटेड बाय y, इसको मैं y से डिनोट कर रहा हूं, तो हमने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप कहीं नोट करके लिख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं? एम आई ऑडिबल? बात समझ रहे? बड़े साइलेंट हो तुम, साइलेंट हो, इसलिए समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं मोनोलॉग एक तरफ से बोले जा रहा हूं और आप लोग की कोई रिप्लाई नहीं आ रही है। तो मेरी बात सुनाई पड़ रही है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है? 2 है। अब मैंने बोला कि मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूं, तो देखो अगर डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है तो किसी न किसी डिग्री 1 के एक्सप्रेशन का स्क्वायर होगा, बिकॉज इफ यू हैव अ डिग्री 1 एक्सप्रेशन एंड स्क्वायर इट आउट यू गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगेन यू मल्टीप्लाई ए डिग्री 1, तो यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग बाय डिग्री 1 एक्सप्रेशन एंड डिग्री उसकी बढ़ती जाएगी, राइट? तो मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि ये डिग्री 1 का एक्सप्रेशन है, तो let this expression can be of the form x plus something whole square, provided x square का कोएफिशिएंट यहां 1 हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बिकॉज x प्लस समथिंग का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर का टर्म आएगा, यहां पर x स्क्वायर के साथ a है, तो पहले आप a कॉमन ले लो। आफ्टर टेकिंग a कॉमन इट विल रिड्यूस लाइक दिस, it will become x square plus b over a times x plus c over a। अब अगर मैं ज्यूम करूं कि ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी x प्लस k का स्क्वायर है, तो ये कैसा दिखेगा? इसको स्क्वायर करो तो आपको दिखेगा x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर, यही दिखेगा। अगर यही दिख रहा है तो टर्म बाय टर्म मैच करेंगे। फर्स्ट टर्म यहां क्या है? एक्स स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म यहां भी क्या है? एक्स स्क्वायर है, वेल एंड गुड। सेकेंड टर्म यहां क्या है? डबल ऑफ के एक्स है, ट्वाइस के एक्स है, ये सेकेंड वाला टर्म। यहां पर दूसरा वाला टर्म क्या है? b बाई ए इंटू एक्स है, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, एक बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b अपॉन 2a। क्या किया मैंने? बोलो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
ओके, अब जरा फिर से कंपेयर करो, तो 2k इज इक्वल टू ट्वाइस b बाई 2a, तो कंपेयरिंग हमें k की वैल्यू मिल गई। क्या मिली k की वैल्यू? डबल ऑफ k इज इक्वल टू डबल ऑफ b बाई 2a। व्हाट इज k? b बाई 2a। स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए हमें एक k स्क्वायर का टर्म चाहिए, है ना? x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2kx, थर्ड टर्म इज k स्क्वायर। k स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर मैंने ऐड किया। yes, but you know that I cannot add anything of my own because expression change हो जाएगा। तो जो मैंने एडिशनल टर्म ऐड किया वही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर भी लिख दिया। क्यों किया? सो दैट चेंज जो मैंने किया एक्सप्रेशन में, वो चेंज न्यूट्रलाइज हो जाए। अब वो चेंज न्यूट्रलाइज करने के बाद देखो, पहला टर्म एज इट इज है, दूसरा टर्म एज इट इज है, ये मैंने जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो जीरो ही हो गया दोनों मिलकर के, और ये तीसरा वाला टर्म जो था c अपॉन ए, उसको मैंने एज सच c अपॉन ए लिख दिया। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? अप टू दिस स्टेप यू हैव नो ट्रबल एट ऑल। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। First three terms, if you observe, only first three terms, it is a perfect square quantity. इसको मैं क्या लिख दूं? तो ये फर्स्ट थ्री टर्म को मैं लिख सकता हूं x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर तो a है ही। अब जरा इसको देखो, ये दो टर्म कुछ ऐसे हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एंड प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्या किया मैंने लास्ट टर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? सो दैट लास्ट के दो टर्म्स का डिनोमिनेटर आइडेंटिकल हो जाए। आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर आइडेंटिकल इक्वल, सो दैट आई कैन ऐड दीज टू फ्रैक्शंस। तो अब ये दोनों फ्रैक्शन ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर के जो आएगा वो रिजल्ट में फाइनली लिख रहा हूं आपके सामने, इट इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर इज b स्क्वायर माइनस 4ac। होप यू आर वेरी फेमिलियर विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड टर्म, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप जानते हो ना ये क्या है? इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमने फाइनली जो कंक्लूड किया वो कुछ ऐसा है, ये है, ये y इक्वल टू क्या आया? a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर माइनस कैपिटल D अपॉन 4a। यहां तक सबको क्लियर है? इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। And here D, capital D is called capital D, which is equal to b square minus 4ac. It is called discriminant of quadratic. Discriminant of quadratic. Right. अब देखो, इसी से ये जितना एक्सप्रेशन मैंने लिखा ना, इसी से हम रूट्स निकाल सकते हैं, इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन बता सकते हैं कि कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा। लेट मी रिव्यू। फाइनल कंक्लूजन जो है ना, उस कंक्लूजन को एक जगह मैं पहले मार्क कर लेता हूं। देखो, हमने क्या बताया? हमने बताया
कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये y था, ये वाला फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, और इसको हमने फाइनली इस फॉर्म में लिख दिया कि इट इज a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वेयर। अगर a को बिल्कुल बाहर ब्रैकेट में रखेंगे तो हमारा जो सेकेंड टर्म आएगा वो आएगा माइनस b अपॉन 4a²। बट अगर इस a को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट तो आ जाएगा a, फर्स्ट टर्म में a मल्टीप्लाई हुआ था तो बना था a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म में जब a मल्टीप्लाई हुआ तो एक a कैंसिल हो गया तो माइनस b अपॉन 4a। ये दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। पहली बात तो ये। अब यहां पर दो चीजें डिस्कस करूं मैं, सॉल्विंग इक्वेशन। अगर कहीं दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो हमने इस एक्सप्रेशन की जगह पर ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिख दिया तो क्या आया, a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस d बाई 4a क्या हो गया, 0। राइट, हुआ कि नहीं हुआ? आई एम एज्यूमिंग दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। अब ये कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड ले जाओ, a से डिवाइड कर दो तो यहां से आ जाएगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू d अपॉन 4a², है ना। ये d अपॉन 4a उधर गया, फिर a से डिवाइड किया तो 4a² हो गया। अब दोनों साइड रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो आ जाएगा तुम्हारा यहां पर x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ b अपॉन 2a, और यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस रूट b अपॉन 2a एंड माइनस रूट d अपॉन 2a। सो यू हैव ऑब्टेन्ड दैट देयर आर टू रूट्स। इसी फार्मूले को आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a बोलते थे, है ना। तो मैंने जस्ट उसका प्रूफ आपके सामने रख दिया कि इट इज नथिंग टू बी क्रैम्ड, इट इज बीइंग डेराइव्ड। अब हिमांशु ने बोला डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है ये जो d है ना, ये d के साइन के बेसिस पे रूट डिसाइड होंगे। अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल आ जाएंगे, अगर d नेगेटिव है तो रूट्स नॉन रियल आ जाएंगे। तो d डिफरेंशिएट्स द नेचर ऑफ रूट। d जो है रूट्स के नेचर को गवर्न करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है ना। डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा आपने वर्ड, उसी से डिस्क्रिमिनांट बना हुआ। एक तो ये समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये दो रूट मिलते हैं, इसी को श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। इट वाज गिवन बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। ओके, तो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, और उसकी हेल्प से रूट कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक के। जैसे अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 13। ओके, कंप्लीट द स्क्वायर कंप्लीट करो इसका। अगर इसका स्क्वायर, सभी लोग फटाफट इसका स्क्वायर कंप्लीट करिए। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये नोट जो मैं दे रहा हूं इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। क्या, आफ्टर मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1, सबसे पहला स्टेप यही होगा,
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, मतलब उसको कॉमन ले लो, एंड देन यहां पर ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 दिया हुआ है। देन दूसरा स्टेप क्या होगा, कंसिडर हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स वाला टर्म है, लीनियर वाला टर्म है, ये मिडिल टर्म जो देख रहे हो ना, इसमें एक्स के कोएफिशिएंट को लो और उसका आधा कर दो। वहां था ना बी था, प्रोसेस जाओ, प्रोसेस को रिकॉल करो। मैंने क्या था, प्रोसेस ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। मैंने सबसे पहले एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाया था, ए कॉमन लेकर के, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए किया था। फिर ये एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ लिया था ना, बी बाई 2a, एंड एंड सब्ट्रैक्ट इट्स स्क्वायर। तो x के कोएफिशिएंट का आधा करो और उसके स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, 6x ठीक है, 6 का हाफ क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो 9 जब सब्ट्रैक्ट करें तो -9 प्लस 13, राइट। या आप ऐसे बोल सकते थे कि सर ये 13 में से 9 अलग कर दो, 9 प्लस 4 में ब्रेक कर दो, एक ही बात है। तुम्हारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और 13 माइनस 9 क्या होता है, 4। अब ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसको लिख दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। इस वाले प्रोसेस को, जो स्टेप मैंने करके दिखाया ना, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हिमांशु, इज इट क्लियर? अगस्त्य, इज इट क्लियर? नमन, रीत, ओके। अब देखो 2-3 बातें बेटा, यहां से क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था, अगर कोई आपसे बोलता है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, तो आपने करके दिखा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां से एक बात और समझ में आ रही है, ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है, अगर x रियल है, तो कल की क्लास मैंने बताया था कि रियल नंबर, अगर x एक रियल नंबर है तो उसमें कुछ 3 ऐड किया तो रियल नंबर आया। और रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस पॉजिटिव नंबर में 4 ऐड कर रहे हो, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता, ये आपका प्रॉपर एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है, जेई मेन लेवल का, कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 is always positive for all values, all real values of x। हमने ये बात को स्टैब्लिश कर दिया, प्रूफ कर दिया कि x की आप कोई सी भी रियल वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में डालो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को फॉलो करके साइन ऑफ एक्सप्रेशन को डिटरमिन करना, कि एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा। साइन ऑफ एक्सप्रेशन को हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के 2 एप्लीकेशन बताया मैंने, एक रूट्स फाइंड करना, दूसरा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, थ्रू आउट पॉजिटिव होगा या थ्रू आउट नेगेटिव होगा, ये बात को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बट फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको, है ना। लेट मी सी कि कितने लोग आप में से उसका स्क्वायर कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। आर यू रेडी? अरे जागते रहो भाई। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ quadratic expression
y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 and hence solve the equation y equal to 0 for x। जल्दी करो, देखना कौन सबसे पहले आंसर करता है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। नमन, y was given as 2x square plus 4x and plus 6, then you have taken 2 common, it become x square plus 2x plus 3, then inside the bracket x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ किया तो क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 को स्प्लिट कर दो 1 प्लस 2 कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा 2 टाइम्स, ये पूरा फर्स्ट 3 टर्म स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू डबल ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब अगर बात आती है कि इक्वेशन को, अब यहां से 2 बातें तो पता चल गई, दो बातें पता चली। देखो जहां कहीं आप थोड़ा सा लापरवाही करोगे ना, आपके आंसर गलत आएंगे। मैक्सिमम लोग गलत आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, और इट इज वेरी शेमफुल कि एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर अगर हम गलत करते हैं तो दिस इज बैड। आप बोल रहे हैं इसके रूट नेगेटिव है, इसके रूट रियल है, इसके रूट रियल नहीं है। अब मेरी बात को सुनो, ये पहला वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव है, 4 भी हमेशा पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 नहीं हो सकता है, तो y इक्वल टू 0 हैज नो रियल सोल्यूशन, हैज नो रियल रूट, इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे, इक्वल भी नहीं आएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? आप खुद देखो, 4 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करके 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। अब चलो अगर मैं इसको सॉल्व भी करता, y इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या है? y इक्वल टू 0 का मतलब है y 0 मीन्स y की जगह पर ये डालोगे, ये मैंने लिख दिया 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 0, किसी नंबर का डबल 0 है मतलब वो नंबर 0 है, तो यहां से आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 0 हो गया। इसका मतलब है, वैसे कॉमन सेंस बोलता है ये पॉसिबल नहीं, 2 पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता, बट अगर फिर भी तुम जबरदस्ती करना चाहो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब आप रूट लोगे, रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा? रूट ऑफ माइनस 2। अब यहां से आएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 2, तो यहां से x प्लस 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2। बट रिमेंबर, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता है, आगे आप पढ़ेंगे, इट इज रूट 2 टाइम्स आयोटा प्लस माइनस, तो एक नॉन रियल नंबर आएगी, और यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगा माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, एक आएगा माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा।
आयोटा यहां पर एक नई नंबर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा बोलते हैं, और ये एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा इज सिंबॉलिक नोटेशन फॉर रूट ऑफ -1। ये नॉन रियल नंबर है, नॉन रियल। क्यों? बिकॉज आयोटा का स्क्वायर करके -1 आता है विच इज नेगेटिव, और रियल नंबर की खास बात क्या है कि अगर x रियल है तो x का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, मैंने बताया था पिछली क्लासेस में। तो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव या 0 होता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करके नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल नहीं है, नॉन रियल है। इस इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल है। तो थोड़ा सा मतलब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का थोड़ा एप्लीकेशन आपको बताया कि आप उसको केवल कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना सीख जाओ। अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ जितना क्वाड्रेटिक आपको पहले से आता है उसी पर बात कर रहा था। अब जो डिस्कशन मैंने अभी करके दिया उसके बेसिस पर आप गेम 5 के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे गेम 5 का पहला क्वेश्चन क्या था? गेम 5 का पहला क्वेश्चन क्या था? x² - 4x + 3 0। इसको बोला सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए बोला कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करो। तो आपने x का कोएफिशिएंट -4 का आधा किया, 2 का स्क्वायर ऐड सेपरेट किया था, x² - 4x + 4 -1 कर दिया, ये 3 को 4 - 1 लिख दिया। फिर ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो आ गया था x - 2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहां से आ गया x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आ गया x - 2 रूट लिया तो आया +-1। तो यहां से x आ गया 2 + 1 और 2 - 1। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई 3 और 1। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बेटा मैंने ग्रुप पे दीक्षांत मैंने डाला हुआ है, ऐप पे नहीं डाला है। अगर आपको नहीं मिला है तो फिर से मैं आज अभी डाल दूंगा। बट चलो ये तो 10th का कॉन्सेप्ट है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आप करते थे, याद है? स्प्लिट द मिडिल टर्म। हाँ, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे करते हैं वो भी देख लो। अब ये सब मुझे रिकॉल कराना पड़ रहा है आपको, क्योंकि कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं ना क्वेश्चन में। x² - 4x + 3 था, तो ax² + bx + c में आप a एंड c का प्रोडक्ट करते हैं, और इस प्रोडक्ट को दो फैक्टर अल्फा एंड बीटा में ब्रेक करते हैं सच दैट अल्फा और बीटा का जो सम है वो b के इक्वल हो जाए। मतलब इस b को, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट b है, इसको दो नंबर के सम में एक्सप्रेस करते हैं जिनका प्रोडक्ट c और a का प्रोडक्ट हो जाए। तो यहां पर 3 और यहां पर क्या है 1 है, तो 3 के दो फैक्टर चाहिए जिनका सम करके क्या आ जाए 4 आ जाए। तो 1 एंड 3 कर दो। तो हमने x² - 4 को क्या कर दिया 1 + 3 कर दिया, +3। अब यहां से आ गया x² - x - 3x + 3। तो यहां से आ गया x × x - 1 -3 × x - 1, और तो आपने देखा सॉल्व हो गया। तो ये भी एक मेथड है, x - 1 × x - 3। आप में से 99% लोग इस मेथड में बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि 10th में इसको बहुत यूज करते हैं। तो एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड है ना, -b ± √d/2a, याद रहेगा। इस d को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक। एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड है। बाकी डिस्कशन जब मैं क्वाड्रेटिक कराऊंगा तब डिटेल में कराऊंगा। अब सेट्स पे आ जाते हैं। सेट्स की गेम में आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। सेट्स की गेम में जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था उस पर क्या क्वेश्चन था सेट्स की गेम में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड
235 पीसीके। तो पीसीके का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 2, 3 एंड 5, या 2, 3, 5 तो बताने लायक है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। 6, 7 बताया जा सकता है, ठीक है। तो 6th और 7th क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, फटाफट जल्दी से देख लो सो दैट मैं पहले सेट्स का कॉन्सेप्ट पे चलूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी लोग, ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है, इसका लेंथ है 3a, ट्रिपल ए इसका लेंथ है। तो एक पॉइंट यहां है और इसके 3 इक्वल पार्ट कर दिया है ना, मान लो एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, ये 3 इक्वल पार्ट है। दिस इज ऑफ लेंथ a, दिस इज ऑफ लेंथ a एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ लेंथ a। आगे पढ़ो, इसके बाद क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि इसमें जो इस स्ट्रेट पाथ का जो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट है यहां पर और यहां पर, ए लिख दिया, दिस इज ए इज एन एंट, एक चींटी है यहां पर, और ये लास्ट वाला पॉइंट है एस इज अ सुगर क्रिस्टल, एंड ये जो मिडल के 2 पॉइंट हैं R1 एंड R2, ये R1 R2 दो जगह पर केमिकल रखा हुआ है। दीज 2 केमिकल्स आर आंट रेपेलेंट। इस एंट रेपेलेंट की खासियत क्या है कि इस यहां पर एक टैबलेट है एंट रेपेलेंट रखी हुई है, जिससे ए डिस्टेंस के अराउंड कोई एंट एंटर नहीं कर सकती। अगर कोई एंट इस एंट रेपेलेंट के अराउंड ए यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर आएगी, इट विल गेट किल्ड। यही सेम ये दूसरे वाले एंट रेपेलेंट की यही खासियत है कि इसके अराउंड ए यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर कोई एंट एंटर नहीं कर सकती। कितने लोगों को ये सिचुएशन समझ में आ रही है? That around the ant repellent R1 and R2, ant cannot enter into the region of influence of this chemical. Okay. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन बोल रहा है find the shortest length of the path that ant has to take to reach the sugar crystal. इस ant को sugar crystal को कैच करना है, तो यहां से चलेगी और उसको यहां पहुंचना, ये उसका डेस्टिनेशन है, और यहां से वो स्टार्ट लेगी। इस ए पॉइंट से इधर जा नहीं सकती, ये जाना अलाउड नहीं, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट से इधर जाएगी तुरंत मर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री, इस सर्कल की बाउंड्री के पर जा सकती, बाउंड्री के अंदर नहीं एंटर कर सकती आंट। अगर वो ऐसे जाती है अलाउड है, ये पाथ अलाउड है, ऐसे ऐसे जा रही अलाउड है। तो मैंने बोला कि एंड इन ऑर्डर टू कीप द पाथ लेंथ मिनिमम, यस वेरी करेक्ट, द रीट इज वेरी करेक्ट, एंड विल मूव अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, जस्ट कीपिंग ऑन द सर्कमफरेंस, एंड कैन रीच एट अप टू दिस पॉइंट, इट विल कवर अ क्वार्टर सर्कल। एंड देन ये जो दूसरा सुगर क्रिस्टल के अराउंड अगर देखो तो एंट का पाथ ऐसा होना चाहिए, जस्ट सिमेट्रिकल क्वार्टर सर्कल, ऐसा यहां तक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, सी से एस का शॉर्टेस्ट पाथ क्लियर है, ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ क्लियर है, बी से सी जाना है तो ये अंदर तो जाएगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे जाएगी तो उसका पाथ बड़ा हो जाएगा। बी से सी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। कोई भी 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो द पाथ इज वेरी क्लियर। अगर ये ए है तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? क्वार्टर सर्कल की डिस्टेंस कितनी हुई? सर्कमफरेंस
pi a by 4. And what about this? It is also pi a by 4, बिकॉज पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर बाई फोर करना था, 2 पाई आर बाई 4। तो हमने यहाँ पाई ए बाई 4 के बजाय क्या लिखोगे? पाई ए बाई 2, और यहां भी लिख दो पाई ए बाई 2, राइट? A is the radius and entire circumference of entire circle is 2 pi a, and because it is 1/4 of circle, so it is 2 pi a divided by 4, so pi a by 2, and this straight length is a. What is the length of path? Shortest length of path क्या है? Path of arc pi a plus a. यस, तो ये तो आपका छठा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन जो था ना, इट वाज सिंपली अ रिडल, इट वाज नॉट अ पजल इवन, इट वाज सिंपली अ रिडल। और रिडल का आंसर मैं बोल देता हूं और फिर मैं सोचता हूं, फिर मैं देता हूं कि आप अगर समझ पाओ आंसर को। तो क्वेश्चन था, अ ब्लैक कार विद डार्क स्क्रीन ग्लासेस वाज रनिंग ऑन द पिच ब्लैक माउंटेन रोड। मतलब माउंटेन है और उसकी रोड जो है ब्लैक कलर की है, कार भी ब्लैक है, उसकी स्क्रीन ग्लासेस भी ब्लैक हैं। द रोड वाज सराउंडेड बाय डार्क जंगल, तो उसके रोड के दोनों साइड पर डार्क ब्लैक जंगल है मान लो। एंड द स्काई वाज कवर्ड विद डार्क ब्लैक क्लाउड्स, तो बादल भी जो है वो भी बिल्कुल ब्लैक है। ओके, एंड अ ब्लैक लेडी क्लैडेड विद अ ब्लैक ब्लैंकेट, एक ब्लैक लेडी है और वो काला कंबल ओढ़ के रोड के जस्ट मिडिल में खड़ी है। द ब्रेक्स ऑफ द कार स्क्रीम्ड एंड द कार स्टॉप्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वुमन। व्हाई? तो कार का ब्रेक लगता है और कार उस लेडी के जस्ट सामने रुक जाती है। कैसे हुआ ऐसा? तो आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया, आरव एंड अक्षित हैव आंसर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ हेडलाइट ऑफ द कार। लो, ये भी मैं ऐड कर देता हूं, द हेडलाइट ऑफ कार इज फ्यूज्ड। पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल खत्म हो जाता है। नो नो नो, डोंट इमेजिन, डोंट फैंटेसाइज, पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, सब ठीक था। इट वॉज अ डे टाइम, वेरी करेक्ट, इट वॉज अ डे टाइम, दिन का समय था। यस, डे टाइम, दिन का समय है, तो इतना दिखाई पड़ रहा होता है, फिर भी इंस्पाइट दैट एवरीथिंग इज ब्लैक अराउंड, विजिबिलिटी इज देयर एंड यू कैन वॉच। सो ये रिडल थी और कुछ नहीं था, सिंपल। देखो, ये रिडल्स पजल्स जो मैं आपको दे रहा हूं, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि थोड़ा एंजॉय करते रहो, पढ़ाई को बर्डन जैसा मत लो। एंड बेस्ट ये रिडल्स एंड पजल्स करते रहो ना, मेंटल एबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपके दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करती हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए इंस्पायर करती है। और वही आउट ऑफ बॉक्स सोचना आप सीख जाएंगे ना, तो आप टीचर से भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और रैंक भी ले लेंगे किसी भी एग्जाम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा एग्जाम के लिए आप अपियर होने जा रहे हैं। मोरओवर, ठीक है, मैं आगे आज के डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूं। कल का जो डिस्कशन था, जस्ट कम टू दैट। आप सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, है ना? तो आप हेडिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। रिलेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम दो सेट्स को रिलेटिवली कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। तो वहां पर मैं दो तरह के सेट्स की बात कर रहा था। एक मैंने बात करी थी इक्विवेलेंट सेट, और दूसरे टाइप के सेट्स की बात करी थी इक्वल सेट्स।
एक बार रिकॉल कर लेता हूं मैं। इक्विवेलेंट सेट में मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था कि टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। तब इफ एंड ओनली इफ they have same cardinal number, same number of element. That is, number of element in A is equal to number of element in B. I repeat, number of element in A equal to number of element in B, then the sets are called equivalent. For example, इसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने की बात कर रहा हूं, एलिमेंट सेम होने की बात नहीं कर रहा हूं। एलिमेंट पर मैं कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर रहा हूं। दैट आई वांट टू रिमाइंड यू। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट एक ए है जिसके एलिमेंट क्या है? x, such that x is vowel, और एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो A इज इक्विवेलेंट टू B, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। वाई? बिकॉज पहला वाला सेट के एलिमेंट क्या है? स्मॉल a, e, i, o, u। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। रीत, आई डिडंट से दैट इट इज सेट ऑफ प्राइम्स। मैंने बोला फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो 9 इज ऑड नेचुरल नंबर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो प्राइम की बात मैंने नहीं की बेटा। वैसे तो 1 भी प्राइम नहीं है। एनीवे, तो ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एलिमेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एलिमेंट ऑफ ए are present in B and vice versa, each element of B present in A। अगर B के सारे एलिमेंट A में हो और A के सारे एलिमेंट B में हो, तो ऐसे दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। इक्वल सेट्स बोलते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि P एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम्स, एंड Q एक सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम्स, and Q set as set of odd numbers, odd integers, 1 नहीं दिया मैंने, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? तो बोल रहे हैं नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो सेट P फॉर्म होगा उसके एलिमेंट क्या होंगे? तो उसका एलिमेंट ऑड प्राइम से स्टार्ट होगा, तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा। तो इसमें 5 एलिमेंट हैं और यहां पर फर्स्ट 5 ऑड नंबर में दिया तो 13 नहीं होगा यहां पर, राइट? तो यहां पर आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। तो ऑल्दो 3, 5, 7 and 11 are commonly present in both, but
एक एलिमेंट मिसमैच हो गया तो ये अनइक्वल सेट्स होंगे, ये दोनों सेट्स अनइक्वल हो जाएंगे। बट अगर मैं यहां से 9 हटा दूं और अब मैं बोलूं फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स अदर देन 9 एक्सेप्ट 9, तो ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे। तो जो इक्वल होंगे ना वो इक्विवेलेंट भी होंगे। तो मैंने बोला कन्वर्सली एप्लीकेबल है जो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं कि जो इक्वल सेट्स हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट नेसेसरली इक्वल। तो ये यहां तक बात समझ में आ गई, इक्वल और इक्विवेलेंट की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट पे जाओ और लिखो सबसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसेट डिफाइन करना। तो हम लोग बात डिफाइन करने जा रहे हैं सबसेट। और जितनी बातें मैं पहले बता चुका हूं, जस्ट कीप नोटिसिंग इट, रिवाइज करते रहो, क्योंकि मैं कभी भी क्लास के अंदर में पीछे का कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लूंगा। तो आते हैं जी सबसेट पे, सबसेट डिस्क्राइब करते हैं सबसेट्स। नेम को ध्यान से पढ़ो। सब, सब मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब? SUB। आपका आंसर मैं चाहता हूं, वेन एवर आई आस्क समथिंग प्रॉम्प्टली आंसर चाहिए। सब का मीनिंग क्या होता है? SUB, सब। यू हैव बीन यूज्ड, यू बीन यूजिंग इट लाइक सबवे, सब इंस्पेक्टर, सबऑर्डिनेट, सब। अवनी, वेरी राइट। पार्ट, फर्दर डिवाइडेड, राइट। सब मतलब होता है छोटा, स्मॉलर। तो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आपके अंडर में काम करता है ना, लोअर। एंड सबसेट का मतलब होता है छोटा पार्ट, अ पार्ट ऑफ दैट। तो आप बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो नेम बता रहा है, वही डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अ सेट, साथ के साथ लिखते जाओ, जैसे मैं लिख रहा हूं फटाफट आप भी नोट बनाते जाएंगे। अ सेट कैपिटल A is called subset of another set B. A is called subset of B if and only if and only if जो लिखता हूं मैं, ये बार बार नहीं लिखूंगा, इसका एक सिंबॉलिक नोटेशन है IFF। if and only if all the elements of A are present in B, are present in B। A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए। A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसके लिए B कुछ ऐसा लिखते, ऐसा अगर मैं दिखाऊं कि ये मान लो B है, एक कंटेनर जैसा दिखाऊं B, तो A जो है वो इसी कंटेनर के इनसाइड में ड्रॉ होगा। तो अगर सर्कल से मैं सेट्स को दिखाता हूं तो A सबसेट B का कुछ ऐसा मीनिंग होता है कि A B में कंटेन्ड है, इसको A भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज A is contained in B, A contained in B। यहां पर प्लीज नोटिस करना, ध्यान रखना कि कंटेन्ड का मतलब एलिमेंट नहीं है। कंटेन, A is contained in B का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ A आर ऑल्सो इन B। A के सारे एलिमेंट B में है, दैट्स इट। तो सबसेट का मतलब समझ में आ गया। इसका नोटे, मैंने हमेशा बोला कि जब हम कोई नई चीज डिफाइन करेंगे तो उसका मैथमेटिकल नोटेशन होगा। जैसे सेट, तो उसका नोटेशन बताया,
सेट का नोटेशन या तो कैपिटल लेटर है या तो कर्ली ब्रैकेट है। तो डिनोटेड बाय, तो यहां पर लिख देंगे नोटेशन, डिनोटेड बाय दिस सिंबल ए एंड बी। ये जो सिंबॉलिक नोटेशन मैंने लिखा, जिसको आप बोल सकते हो कि इट इज यू, यू का सिंबल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया। ये बेंड टाइप का सिंबल है जो ना यूट्यूब जैसे होता है। तो ये क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। इसको रीड करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे रीड करते हैं। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि बी के एलिमेंट ए में है, मैं बोल रहा हूं ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो सकता है ए और बी इक्वल हो जाए, बट बी में एडिशनल एलिमेंट अलाउड है, ए में नहीं। ए में एडिशनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। नोटेशन इसका ये है। अब नोटेशन के बाद ये तो थियोरेटिकल डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो टू प्रूव प्रोसीजर क्या होगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए में एक जनरल एलिमेंट लेके अगर हम ये दिखाई दे, ये दिखा दें, ये प्रूव कर दे, ये शो कर दे कि एक्स इफ लाइज इन ए, एक्स मस्ट लाई इन बी, then it will be proved that A is a subset of B. X belongs to A implies X belongs to B, means A is a subset of B, and इसका vice versa भी applicable है। If A is a subset of B, this will always imply that X belongs to A, then X belongs to B। तो ये हो गया कि सबसेट क्या है, सबसेट का नोटेशन क्या है, और सबसेट का मतलब क्या है, मैथमेटिकली मीनिंग क्या है। अब यहीं पर लिख दो सुपरसेट, एक छोटा सा नोट लिखो, सुपरसेट, सुपरसेट। इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। सुपर मतलब बड़ा, सब मतलब छोटा, सुपरसेट ऑफ ए। तो इसको ए सबसेट बी लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, आपने पढ़ा ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये ए सबसेट बी हो गया, और बी सुपरसेट ए है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बी सुपरसेट ए को यहां बी लिखते हैं, सुपरसेट की तरफ उसका लेग होगा और सबसेट की तरफ बेंड होगा। तो सेम नोटेशन है, जिधर बेंड है वो सब है, सबसेट है, और जिधर दोनों लेग्स हैं वो सुपरसेट है। समझ रहे मेरी बात को, मैंने जो बताया समझा? हाँ जी, लेग्स की तरफ जो सेट होगा वो सुपर होगा, और जो बेंड की तरफ होगा वो सब होगा, सबसेट होगा। ये सिंबॉलिक नोटेशन समझ में आ गया। अब फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज लिख दो, ये प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट प्रॉपर्टीज लिखो। पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, फटाफट लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 1, null set is subset of all set, subset of all set। ये प्रॉपर्टी थोड़ी स्ट्रेंज है,
अगर आप बोलते हो कि ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं बोलूंगा नल सेट के सारे एलिमेंट बी में है, इस बात का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हो तो पहले आप नल सेट में एक एलिमेंट लाओ और फिर दिखाओ कि वो बी में नहीं होगा, तो तब मैं बोलूंगा ठीक है नल सेट किसी बी सेट का सबसेट नहीं होगा। बट बिकॉज नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट हर एक सेट का सबसेट है। ये इसका जस्टिफिकेशन है। इसको प्रूव करते हैं। मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो मैथमेटिकल लॉजिक में बताऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इसका प्रूफ कैसे वहां से आता है। क्योंकि नल सेट को किसी भी सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए आपको x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू नल सेट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, अगर वो सेट a की बात करें तो। बिकॉज मैं x बिलोंग्स टू नल सेट ले नहीं सकता क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट प्रूफ का मेथड यहां पर वर्क नहीं करेगा, इसका इनडायरेक्ट प्रूफ करते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसको याद रखो कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट है एंड इट इज कॉल्ड, यहां लिख दो, एंड इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी अब प्रॉपर सबसेट क्या है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी पे जाओ। A set A is subset of itself, हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि x कोई A सेट का एलिमेंट है, तो ये बात के लिए कोई भी फाल्सिफिकेशन नहीं कि x बिलोंग्स टू A। अगर x A में है तो x A में होगा, बिल्कुल सही बात है। तो A के सारे एलिमेंट A में होंगे तो A का सबसेट है। हर एक सेट सेल्फ अपना खुद का सबसेट है और इसको बोलते हैं नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट, नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि कोई सेट अपने अंदर कंटेन्ड है, ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है ना कि A इज कंटेन्ड इन A, तो इसको इम्प्रॉपरली कंटेन्ड बोलते हैं। कंटेन्ड का मतलब होता है उसके अंदर होना और इम्प्रॉपरली कंटेन्ड होता है इक्वल होना, तो इम्प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं। अभी जब मैं इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बोलूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाई सेट A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बट A अपना सबसेट है, हर एक सेट अपना सबसेट है, ये भी ट्रू है। नल सेट सभी सेट का सबसेट है, ये भी ट्रू है। अब तीसरी बात, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, आसान सी बात बोल रहा हूं मैं, एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, आई रिपीट, A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, देन A इज अ सबसेट ऑफ C। मानते हो कि नहीं मानते? देन को मैथमेटिकल नोटेशन में इंप्लाइज से भी डिनोट करते हैं, इंप्लाइज, तो यहां इंप्लाइज भी लगा सकते हैं। यस, ये देखो A B का सबसेट है तो ये A है और B उससे बड़ा हो गया, ये B हो गया। और अगर B C का सबसेट है तो B छोटा है, C और बड़ा हो गया। अब आप खुद ही मेकआउट कर लो, A B में है और B C में है तो A C में है। दिख रहा है ना सबको? वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो ये बात भी समझ में आ गई। फर्स्ट इज क्लियर, सेकेंड इज क्लियर, थर्ड इज क्लियर। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है प्रॉपर सबसेट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आप डिफाइन करो प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पे जा रहे हैं। नॉन एम्प्टी सेट B is called, या A ले लो, नॉन एम्प्टी सेट A is called proper subset of B। अब यहां पर एक बात है जो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूं वो ऐसे सबसेट के लिए दे रहा हूं जो नॉन एम्प्टी है। हाँ, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, डिटेल में। क्या कि नॉन एम्प्टी सेट अगर कोई है तो वो नॉन एम्प्टी सेट ए किसी बी सेट का सबसेट, प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एम्प्टी सेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एम्प्टी सेट मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि नल सेट किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। आई रिपीट, नल सेट किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ये तो सबसेट होने की ही कंडीशन है। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड बी मस्ट कंटेन at least one such element which is not in A। अगर आपने बोला कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, और ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अलावा है, ए से अलग है, ए में नहीं है। बात समझ में आई? बाय दिस डेफिनेशन अ सेट ए can't be proper subset of itself। कोई भी सेट अपना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता इस डेफिनेशन से। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मान लो एक सेट है एक्स, है एक्स, राइट, और इस एक्स में एलिमेंट है ए बी, दो एलिमेंट है, इसके सबसेट्स लिखो। तो अगर मैं बोलता हूं कि कैपिटल ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, तो कैपिटल ए में एलिमेंट जो भी होंगे वो एक्स में होंगे। तो इसी सेट एक्स से एलिमेंट ले करके सबसेट बनाएंगे। तो मैंने एक सबसेट के लिए, सबसेट सेट मतलब एक कंटेनर है, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में इसके एलिमेंट डालूंगा। मैं एलिमेंट कहां से लूंगा? एक्स के एलिमेंट लूंगा, इस कंटेनर में प्लेस करूंगा, तो जो भी सेट क्रिएट होगा वो सबसेट होगा एक्स का। एलिमेंट सेलेक्ट करना है एक्स का। सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? सिलेक्शन के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। सिलेक्शन के लिए हम हर एक एलिमेंट को या तो यस बोलते हैं या तो नो बोलते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चूज करना। तो चूज करने में आप एलिमेंट की तरफ जाते हैं, अच्छा लगता है तो उसको ले लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो यस और नो से डील करना है। तो अगर मैंने बोला, पहले वाले एलिमेंट को बोला नो, सेकंड वाले एलिमेंट को बोल दिया नो, तो हमारा सेट बन गया एम्प्टी, यहां पर कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यहां पर कुछ नहीं आया तो नल सेट बन गया। तो नल सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट है। अब यहां से पहले वाले एलिमेंट को मैंने बोल दिया यस और दूसरे को बोल दिया नो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ए को यस बोला, इसको नो, तो आपका एक सेट इसमें डाल दिया ए, यहां आ गया, क्या बन गया? सिंगलटन सेट ए हो गया। ये भी एक सबसेट है, प्रॉपर है। फिर इसको बोल दिया नो और इसको बोल दिया यस, तो क्या आ गया? सिंगलटन बी आ गया, ये भी प्रॉपर है। फिर आपने दोनों को बोल दिया यस यस, तो दोनों सेट बन गए ए एंड बी। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? नो। तो ये 4 सबसेट्स होंगे इस सेट कैपिटल एक्स के, 4 सबसेट होंगे। नल सेट प्रॉपर है, जो प्रॉपर है उसको मैं टिक कर रहा हूं। सिंगलटन ए प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि देखो नल सेट प्रॉपर क्यों है? क्योंकि एक्स सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जो नल सेट में नहीं है। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर एक्स में होगा तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये सिंगलटन ए प्रॉपर है क्योंकि ए यहां पर है और बी एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ये भी प्रॉपर है। सिंगलटन बी भी प्रॉपर है। सिंगलटन ए बी, ए यहां भी है, बी इधर भी है, बट एक्स सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, तो ये इम्प्रॉपर है। तो जिसको मैंने क्रॉस कर दिया वो इम्प्रॉपर सबसेट है और जिसको मैंने टिक किया हुआ वो प्रॉपर सबसेट है। तो आपने देखा कि इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट हैं। तो आपने बोला कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स क्या आया? ऑफ एक्स क्या आया? 3। एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने आए? 1। एक इम्प्रॉपर सबसेट आया और 3 प्रॉपर सबसेट आए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 4। और ये 4 एक्चुअली है 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, 2 रेज टू द पावर 2। तो आप एक फार्मूला, एक पॉइंट भी लिख दो, 5वीं प्रॉपर्टी करके, 5th प्रॉपर्टी करके लिखो, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में क्या लिखना है? इफ अ सेट कैपिटल एक्स हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी कैपिटल ए सेट में, कैपिटल एक्स सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x is equal to 2 raised to the power number of element in x। I repeat, अगर किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर में उसकी कार्डिनल नंबर को रेज कर देंगे। ये नंबर ऑफ सबसेट्स है और यहीं से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, किसी भी सेट x के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? ये हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट माइनस 1। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 1। तो सेट इटसेल्फ जो होगा वो अकेला इम्प्रॉपर सबसेट होगा और इसके अलावा जितने भी सबसेट्स होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो ये 5वीं प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई है। अगर यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, और अगर यहां तक डाउट नहीं है तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से आंसर करो उस क्वेश्चन को। हाँ, यस नमन। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 2 रेज टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट -1। वेरी करेक्ट। तो अब आप ये क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे एंड थोड़ा फास्ट वर्कआउट करेंगे। जो जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है तो आप आंसर कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का,
राइट दी फॉलोइंग इन सेट नोटेशन। सेट नोटेशन में जो भी लैंग्वेज में लिखा है उसको आपको सेट नोटेशन में लिखना है। कैरी ऑन क्विक। T is a set having small t as a member. Small t is an element of T. इसका मतलब हुआ small t is an element of capital T. इसको लिखेंगे T belongs to capital T। इसी तरह से रिमेनिंग के नोटेशन के फॉर्म में लिखो फटाफट जल्दी। A is equal to B, तो यहां पर A equals B। अच्छा, A equals B का एक और तरीका होता है बोलने का, A सबसेट B एंड B सबसेट A। अगर दोनों हो, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, तो इसका मतलब होता है कि A इक्वल टू B। और जो ये वाला नोटेशन हमने लिखा था, ये नोटेशन है बीइंग सबसेट ऑफ, यही बोला था मैंने, बीइंग सबसेट ऑफ। तो ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है, प्रॉपर सबसेट का। और अगर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे, तो इसका मतलब है मैं इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इक्वालिटी भी दे दी ना, इक्वालिटी का सिंबल भी लगा दिया, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट का नोटेशन हो गया। ये नोटेशन थोड़ा ध्यान में रखना है। तीसरा, P इज अ सबसेट ऑफ Q, तो P सबसेट Q। C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, कैपिटल C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो हम बोलते हैं सबसेट है, और इसी को अगर क्रॉस कर देते हैं तो बोलते हैं नॉट अ सबसेट। E, R इज अ सुपर सेट ऑफ N। सुपर, लेग्स की तरफ सुपर होता है ना, तो R इज अ सुपर सेट। यहां R लिख दिया, यहां N लिख दिया। सुपर सेट है तो जो सुपर सेट है उधर उसके लेग होंगे और सबसेट की तरफ बेंड होगा। तो R इज अ सुपर सेट ऑफ N और N इज अ सबसेट ऑफ R, एक ही बात है। F, the set capital N is contained in the set W। हाँ, ये सबनी, अगर जो सुपर इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है वो सबसेट ऑब्लिक इक्वल के लिए भी यूज होता है, जहां पर इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी है ना, तो वो वाला सिंबल लगाएंगे। द सेट कैपिटल N इज कंटेन्ड इन द सेट W। कैपिटल N और ये है W, कंटेन्ड मतलब बीइंग सबसेट ऑफ, तो कैपिटल N इज अ सबसेट ऑफ W। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन सिंपल है, सबसेट समझ में आ गया। अब 2-3 मिनट में एक तो ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। हाँ जी, आप पढ़िए और पढ़ करके आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे? डिस्क्राइब वेदर A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A और नीदर। A दिया हुआ है, B की डेफिनेशन भी दी हुई है। A और B की डेफिनेशन देख करके आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है। A B का सबसेट है, ये ठीक है, या B A का सबसेट है, ये ठीक है, या नीदर, मींस ना तो A B का सबसेट है ना ही B A का सबसेट है। A दिया हुआ है, X is an element of A such that X is a
x is an element of A such that x is a circle in the plane. x प्लेन में एक सर्कल है. पहला आपने बोला मतलब किसी प्लेन में लाई करने वाले सारे सर्कल्स को सेट ए डिनोट कर रहा है. और बी, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन हैविंग रेडियस 1, तो 1 यूनिट रेडियस के सर्कल को बी डिनोट कर रहा है और सारी रेडियस के सर्कल को ए डिनोट कर रहा है. इसका मतलब है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए. पहला सही है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अगर ए बी का सबसेट नहीं है, दीक्षांत ने बोला अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा. बिल्कुल होगा. इक्वल होने के लिए दोनों सेट्स को एक दूसरे का सबसेट होना पड़ेगा. तो अगर दोनों में से एक भी ऐसा सेट है जो दूसरे का सबसेट नहीं है तो अनइक्वल ही होगा. तो पहला हो गया जी. तो पहला हो गया जी बी इज अ सबसेट ऑफ ए. दूसरा हो गया x इज अ ट्राइंगल इन प्लेन एंड b है x इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन. तो ऐसा है जी कि इसमें जो भी होंगे वो एक ट्राइंगल्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो रेक्टेंगल्स होंगे. अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी ट्राइंगल, ए ट्राइंगल कैन नॉट बी रेक्टेंगल. तो ये नीदर हो गया. दूसरे का आंसर कितने लोगों ने दिया था? दूसरा नन, अवनी ने दिया था. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. रीत ने दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था. एनीवे हाँ जी, तीसरे पे जाओ. ओके ओके ओके. तीसरा, x is an equilateral triangle in a plane and b, x is a triangle in the same plane. So every equilateral triangle is a triangle but all triangles are not equilateral. So a is a subset of b. सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं? सबको समझ में आ रही बात? आ रही तो बोला यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फटाफट बोलो. पहला, अगर आपको दिखाना है कि कोई सेट, देखो ध्यान से, अगर आपको दिखाना है कि कोई सेट जो है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ, एक सेट है 1 3 5 7 9 4 2 6 ऐसा, तो आपको क्या करना होगा? आपको चेक करना होगा ये जिसको आप सबसेट बोल रहे हो उसके हर एक एलिमेंट को चेक करना होगा. 1 को यहां देखना पड़ेगा, 1 यहां है, ऐसे लोकेट करना पड़ेगा. 2 यहां है, देखो 2 है कि नहीं है? यस है, यहां है, यहां देखो. और फिर 3 यहां है. अगर आप फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को सेकेंड सेट में लोकेट कर सको तो सबसेट है. अगर एक भी एलिमेंट यहां पर है ऐसा जो यहां पर लोकेट नहीं हो पाएगा तो सबसेट नहीं है. ए यहां है, बी यहां है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि ए कॉमा बी इज अ सबसेट. एक्चुअल सही क्या हुआ? ए कॉमा बी सेट इज अ सबसेट ऑफ
BCA, तो यहां क्रॉस किया हुआ है इसलिए फॉल्स हो गया, पहला हो गया। दूसरा वॉवल, राइट हैंड साइड वाला जो सेट है वो AEIOU है, तो A, E इज अ सबसेट ऑफ दिस, ट्रू, दूसरा ट्रू हो गया। तीसरा X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये लेफ्ट वाला जो सेट हो गया वो हो गया 2, 4 एंड 6 इज अ सबसेट ऑफ X इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 के डिवाइजर देखो, 36 के फैक्टर, तो 36 का फैक्टर में 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है और 36 भी है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 एंड 18 एंड 36। अब आप देखो कि ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं, आप आसानी से मेकआउट कर सकते हो। 2, 4, 6 है तो सबसेट है, तो ये हो गया तुम्हारा कि ये ट्रू है। तो फर्स्ट वाज फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, एंड व्हाट अबाउट फोर्थ? The set of all rectangles is contained in the set of squares. False. False. All these squares can be considered as rectangles, but all rectangles are not square. तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल्स का सबसेट बोला जा सकता है, राइट। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपने फटाफट आंसर कर लिया, वेल डन। आगे चलो, ये चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन करने से पहले इसका एक बेसिक सब छोटा पार्ट करो। अगर एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, जल्दी बोलो। आप लिखेंगे 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। 9? अरे ना बाबा, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर। अब मैं दिखा रहा हूं कैसे, वो 9 एलिमेंट में लिख के दिखा रहा हूं। राइट डाउन ऑल सबसेट्स। तो देखो मैंने बोला था कि सबसेट जो होगा ना, लिसन टू मी, सबसेट्स के जो एलिमेंट होंगे दे विल कम फ्रॉम हियर। सबसेट्स के एलिमेंट्स कहां से आएंगे? फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो एलिमेंट ऑफ द सेट को चूज करना है। चूज करने के लिए आपके पास दो वेपन है, यस और नो। जिस एलिमेंट को यस बोलोगे वो आपके सबसेट में आ जाएगा, जिसको आप नो बोलोगे वो रिजेक्ट होगा, मतलब सिलेक्शन और रिजेक्शन। हाउ मेनी वेज यू कैन डू, सो मेनी सबसेट्स विल बी फॉर्म। तो मैंने बोला तीनों को नो, अगर तीनों एलिमेंट को नो बोल दिया तो कौन सा सबसेट बना? नल सबसेट, 5 बन गया। अब मैं एक को यस बोल सकता हूं, 2 को नो, एक को यस बोल सकता हूं और 2 को नो। ऐसा मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। कैसे? ए को यस बोलूं या बी को यस बोलूं या सी को यस बोलूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ए को यस बोला और बी सी को नो तो बन गया सिंगलटन ए। बी को यस बोला और ए सी को नो बोल दिया तो सिंगलटन बी बन गया। और सी को यस बोला और ए बी को नो बोला तो सिंगलटन सी बन गया। मतलब एक तो नल सबसेट होगा और 3 सिंगलटन सबसेट्स होंगे, सिंगलटन। अब मैं अभी एक बार मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, एक बार मैंने सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट किया, अब मैं डबल एलिमेंट सिलेक्ट करने जा रहा हूं। मतलब डबल को लेना है तो एक को छोड़ना है, तो एक को नो बोलना है, 2 को यस बोलना है। तो अब ए को नो बोलूंगा तो बी सी आ जाएंगे। अगर मैं बी को नो बोलूंगा तो ए सी आ जाएगा। मैं सिस्टमेटिक काउंट करने का तरीका बता रहा हूं। अगर मैं सी को नो बोलूंगा तो ए बी आ जाएगा। तो ये 3 तो आ जाएंगे डबलेट, 3 डबलेट्स। तो 3 सिंगलटन, 3 डबलेट एंड
अगला क्या बचा, जब तीनों को यस बोल दो तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा, ए बी सी, ये है सेट इटसेल्फ, सेट ए इटसेल्फ, ये इम्प्रॉपर है। टोटल कितने हुए, टोटल हुए 1 + 3 + 3 + 1, दैट इज 8। अब मैं कल आपको अगली क्लास में मैं आपको सबसेट्स पर कुछ बहुत अच्छी बातें बताऊंगा कि आप जो मैं तरीके बताऊंगा उससे एक ट्रायंगल नंबर्स का एक ट्रायंगल फॉर्म करूंगा और उस नंबर ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आप किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हैं ये तो बता ही सकते हैं, साथ के साथ किस टाइप के कितने सबसेट हैं, एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, दो एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, तीन वाले कितने सबसेट हैं, ये भी आप बता सकेंगे विदाउट यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली नंबर के ट्रायंगल के फॉर्म में आप बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया, बोला गया फाइंड ऑल द सबसेट्स, कितने सबसेट होंगे, तो आप आंसर क्या आएगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज 2 दैट इज 16। तो इसके 16 सबसेट्स होंगे, आप वो 16 सबसेट लिख के दिखाएंगे, लिखेंगे, सारे सबसेट्स लिखेंगे आप। अच्छा, अभी आपको ये भी समझ में आ गया कि क्यों 16 आ रहा है। हर एलिमेंट को डील करने का दो तरीका है ना, पहले एलिमेंट को डील करने का दो तरीका है, यस और नो, दूसरे एलिमेंट को डील करने का भी दो तरीका है, यस और नो, तीसरे एलिमेंट को भी डील करने का दो तरीका, यस और नो, चौथे को भी डील करने का दो तरीका, यस और नो। तो चारों एलिमेंट को डील करने के कितने तरीके हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4। केवल दो एलिमेंट को डील करने के कितने तरीके हैं, 4, नो नो, यस नो, नो यस, यस यस। तो ये 4, एक में पहला सिलेक्ट, एक में दोनों नहीं सिलेक्ट होंगे, एक में पहला सिलेक्ट होगा दूसरा छूट जाएगा, एक में पहला छूट जाएगा दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, एक में दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दो एलिमेंट के 2², 3 एलिमेंट का सेट होगा तो 2³, 4 एलिमेंट का सेट होगा तो 2 की पावर 4। तो जनरल प्रूफ भी समझ में आ गया, n एलिमेंट होगा तो 2 की पावर n, ठीक है जी। तो आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। अब आपके पास में देखो गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, गेम फर्स्ट 4 गेम्स की बात मैं कर रहा था, किसमें, तुम्हारा फाउंडेशन मैथमेटिक्स में। हाँ, एक्चुअली गेम 5 नहीं था, एक्चुअली गेम 4 ही था। और जो तुम्हारा सेट्स का, तो एक्चुअली क्या ना, 4th गेम जो है आपका, उसके सम सारे के सारे कर लेना, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। और जो सेट्स की गेम है, सेट्स का फर्स्ट गेम हो गया। अब मैं आपको सेकंड गेम अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। मैं जो गेम ऐप के ऊपर में डालूंगा वही गेम मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। इवन मैं सेट्स वाले भी फर्स्ट गेम भी ग्रुप पे आज डाल दूंगा, और आप सेकंड गेम कर लेना जो सेट्स की है। और सेट्स का जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, जिसमें सबसेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज को भी कर लेना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज आई थिंक जो एनसीईआरटी की है वो आप कर सकते हैं। तो साथ के साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते जाओ। सेट्स में एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं गेम दे रहा हूं ये और एनसीईआरटी, अगर ये दो करते हैं तो सेट्स पे आपका कमांड हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको बुकलेट मिलेगी उसके सम्स कर लेंगे, मोर देन इनफ है। तो ठीक है, एनी क्वेश्चन? आज की क्लास में सारी बातें समझ में आ रही थी? ऑडिबल था मैं? आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी? स्क्रीन के ऊपर जो मैं लिख रहा हूं वो आप रीड कर पा रहे हो, नोट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ओके, इवन एनी ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू लेट मी नो। आप मुझे बताते रहना, क्योंकि देखो अगर आप छोटी से छोटी बात भी अगर है ना क्लास के अंदर में, अगर आपको नहीं समझ में आई तो उसको आपको खुद तक नहीं रखना है, उसको रिफ्लेक्ट कर देना है। डोंट कीप प्रॉब्लम विद यू, जस्ट थ्रो इट टू मी, then it becomes my problem. I have to find out the solution. I have to see how I can explain you, how I can make you
कंफर्टेबल। अगर आप बताएंगे नहीं बेटा तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और इनफैक्ट उस समय कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जस्ट कीप टॉकिंग, बताते रहो, इंटरेक्ट करते रहो और पढ़ाई करते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज की क्लास खत्म कर रही है। थैंक्स अ लॉट। गेम मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर देना। बाय।